दोस्तों आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ कातिल आत्मा पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो कहानी में आगे इस तरह होने वाला है कि रानी पहुंच जाती अपने मामा के घर। उसके बाद वो रोने लगती, उसको गले लगा लेती। उसके बाद यहाँ तक मामला पहुंच जाता है पुलिस के पास। पुलिस उसको छानबीन करने लगते हैं, उस केस को निपटाने लगते हैं, लेकिन उसका जो फिंगरप्रिंट है सिर्फ ड्राइवर की मिलती है, और उसका जो आत्मा थी जिसने हत्या की थी उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था उस केस को कैसे सुलझाएं। दोस्तों आगे इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके अपने डरपोक दोस्तों को जरूर इस कहानी भेज दीजिएगा ताकि वो डर सके। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कातिल आत्मा पार्ट 2। गणपति देशपांडे जी का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक काल के बेल की घंटी लगातार बजने लगी। सोते हुए लोग जगे और सोचने लगे आधी रात के बाद कौन आ गया है। किसी मेहमान के आने की कोई सूचना भी नहीं मिली। बिना किसी सूचना के रात्रि के पिछले पहर में किसी का आना शुभ सूचक तो नहीं हो सकता। मन में उठकर सोच विचार के साथ गणपति देशपांडे जी दरवाजा खोलने गए। उन्होंने जैसी दरवाजा खोला अपनी भांजी रानी के लहूलुहान हाथ को देखकर वो घबरा गई। रोते हुए रानी उसके गोद में गिर गई। गणपति देशपांडे बोलने लगा, बेटी ये कैसे हुआ? अपने साथ दो भयानक घटनाओं के घटित होने के कारण रानी सदमे से थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रानी बोलने लगती, मामा जी प्यास लगी, पानी पी लेने के बाद बताऊंगी। गणपति देशपांडे रानी को सहारा देकर कमरे में ले गए। उनकी पत्नी देवनी और बच्चे सब जग गए थे। रानी की दशा को देखकर सब घबरा गए थे। तुरंत उसके हाथ को प्राथमिक उपचार किया गया। रानी को पीने पानी के लिए दिया गया। पानी पी लेने के बाद रानी ने अपने साथ घटित सारी घटनाओं को विस्तार में सभी लोगों को बता दिया था। लेकिन जिस परिस्थिति में वो गुजरी थी उसकी याद आती वो कांप उठी थी। कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक इंसान कैसे हैवानियत पर उतर आता है, उस मंजर को उसने अपने ऊपर गुजरते हुए देखा था। ईश्वर ने फरिश्ता के रूप में उस आत्मा को ना भेज दिया होता तो आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होता। गणपति देशपांडे और उनके पूरे परिवार को रानी के द्वारा बताई गई घटना पर भरोसा नहीं हो रहा। उन लोगों को लग रहा था कि रानी कोई कहानी सुना रही है। आप बीती सुनाने के बाद रानी बिलक बिलक कर रोने लगी थी। गणपति देशपांडे और उनकी पत्नी देवनी ने उसको डांट से बताया कि बेटी जो होना था सो हो गया, अब आप चिंता मत करो, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। एक दरिंदे के द्वारा उसकी इज्जत लूटे जाने के प्रयास में सफल न होने पाने से पूरे परिवार ने ईश्वर का धन्यवाद दिया, परंतु एक आत्मा के द्वारा ऐन मौके पर पहुंचकर उसकी रक्षा किए जाने एवं रानी के ऊपर हमला करने वाले दरिंदे की हत्या करने की अविश्वसनीय घटना का वीर शांत सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। गणपति देशपांडे रानी से फिर से बोला, उस आत्मा ने अपना क्या नाम बताया था? रानी बोलती है सानिया। गणपति देशपांडे बोलते, अरे हाँ मुझे याद आ गया। करीब 8 साल पहले जिस बहादुर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी उसका नाम ही सानिया ही था। उसने दरिंदे का बहुत बहादुरी से सामना किया था, लेकिन 4 दरिंदे का बेचारी अकेले सामना नहीं कर पाई थी। उसके भाई समर की हत्या भी उन हत्यारों ने उसके सामने कर दिया। उन दिनों इस घटना का बहुत विरोध हुआ था। आज भी उसके गुनाहगारों को सजा नहीं हो पाई। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन ये सुनकर और भी दुख हुआ कि उसकी आत्मा भटक रही है और दुष्कर्म करने वालों से इंतकाम ले रही है। देवनी ने अपने पति गणपति देशपांडे से कहा, इसको तुरंत नर्सिंग होम लेकर जाए, इसके हाथों से खून निकलना बंद नहीं हुआ। गणपति देशपांडे और उसका बेटा रानी को लेकर समीप स्थित नर्सिंग होम में ले गए। मामला इंजरी का था, इसलिए नर्सिंग होम वाले ने पुलिस को बुला लिया। गणपति देशपांडे ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। किसी आत्मा के द्वारा हत्या किए जाने पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वालों को शंका रानी पर ही होने लगी थी। शंका करना किसी घटना के अन्वेषण का एक हिस्सा होता। शंका के आधार पर ही पुलिस अपने जांच को आगे बढ़ाती है। भूत प्रेत के अस्तित्व का ना हो तो समाज में ही कोई मान्यता और न इसका कोई कानूनी एवं वैज्ञानिक पहलू है। जब कोई अपने साथ भूत प्रेत के द्वारा घटित होने वाली घटना का जिक्र करना है तब लोग ऐसे घटनाओं को मनोवैज्ञानिक मानकर मन का वह हम कहकर टाल देते। परंतु इस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई जिसकी तह तक जाकर कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रथम दृष्टता पुलिस वाले इस घटना में रानी के किसी न किसी रूप में सम्मिलित होने से इनकार नहीं कर पाए। पुलिस को शंका होने लगी कि रानी के साथ कोई और व्यक्ति भी होगा जिसको बचाने के लिए रानी आत्मा का सहारा ले रही है। उन लोगों ने मौका मुआयना कर सबूत इकट्ठा करने के बाद दोबारा रानी से पूछताछ करने का इरादा बनाया। पुलिस वालों ने गणपति देशपांडे एवं रानी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित रहने का निर्देश देकर वहां से चले गए। नर्सिंग होम में रानी के इलाज के बाद उसको छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने उसे तीसरे दिन पुनः ड्रेसिंग के लिए बुलाया। रानी अपने मामा जी के साथ उनके घर में आ गई। गणपति देशपांडे पुलिस कार्रवाई से काफी चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि अब क्या होगा। पुलिस के झोंझले में ऊंट किस तरह बैठेगा
मिलेगा। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बेचारी रानी उस आत्मा का सबूत कैसे दे पाएगी। ईश्वर उसकी मदद करे। गणपति देश पांडे की मन ही मन कहीं ये भी भय कर गया था कि कहीं पुलिस इस केस में उनको भी ना घसीट ले। नर्सिंग होम से निकलकर पुलिस कोर्ट से घटना स्थल पर जाने के लिए रवाना होगी। बबुल के जंगल के सामने से गुजर रही रोड पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिली। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये वही कैब होगी जिसको रानी ने एयरपोर्ट जाने के लिए बुक करवाया होगा। पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया और समझ गई कि घटना स्थल नजदीक ही होगा। बबुल के घने वृक्ष के बीच ढूंढे और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। वातावरण में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान के होने का आभास भी नहीं हो रहा था। बीच बीच में झिंगूर के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सर्च लाइट भी रोशनी भी ढूंढने पर पुलिस को इन ड्राइवर के सिर कटी हुई लाश दिखाई पड़ गई। उसके दोनों हाथ के स्थानों से टूटे हुए थे। लाश के पास ही एक रक्त रंजित चाकू भी पड़ा हुआ था। आसपास बारीकी से पुलिस के द्वारा सर्च किया गया। कुछ कपड़े के फटे टुकड़े पुलिस को मिले। ये कपड़े रानी के ही हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसे सबूत पुलिस को नहीं मिले जो किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की पुष्टि कर सके। चाकू पर लगे खून की सैंपल और चाकू पर मौजूद फिंगरप्रिंट लेने के पश्चात चाकू को सील कर दिया। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी के द्वारा ये हत्या की गई होगी। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने पर यदि रानी अथवा किसी और व्यक्ति से फिंगरप्रिंट चाकू पर पाए जाएंगे तब आगे की जांच शुरू हो जाएगी। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात पुलिस घटना स्थल को वापस लौट आई। इस केस को सुलझाने में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट एवं फिंगरप्रिंट की जांच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। समय अपने गति से आगे बढ़ने लगा। जांच रिपोर्ट आने में 1 महीने लग गए। रिपोर्ट देखकर पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। हत्या में प्रयुक्त चाकू पर केवल मृतक ड्राइवर की उंगलियों के निशान पाए जाने की पुष्टि हुई। चाकू पर मिले खून की निशान मृतक ड्राइवर और रानी के पाए गए। ड्राइवर ने रानी को घायल किया गया था, इसलिए चाकू पर रानी के खून का निशान पाया जाना संभावित था। लेकिन हत्या में प्रयुक्त चाकू पर ड्राइवर के अलावा किसी और व्यक्ति का निशान न मिलना पुलिस के सामने एक जटिल समस्या पैदा होने के साथ ही इस केवल को सुलझाने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी कि आखिर ड्राइवर की हत्या करने वाले को उंगलियों के निशान चाकू पर क्यों नहीं पाए। रानी के कथा अनुसार आत्मा ने हत्या की है। आत्मा के उंगलियों के निशान नहीं हो सकते। क्या आत्मा ने हत्या की है लेकिन कानून इसको मान्यता नहीं देता। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए पुलिस ने रानी को बुलाने का फैसला किया। दोस्तों, क्या रानी को पुलिस फिर से बुलाएंगे और उस आत्मा के बारे में पूछताछ करेंगे? क्या दोस्तों पुलिस उस आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे? जानने के लिए आगे क्या होगा दोस्तों, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।